हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए टॉपिक मौलिक अधिकार, जो दोस्तों भाग 3 में है। हमने पहले पढ़ भी लिया था कौन से भाग में कौन से अधिकार दिए हुए हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं मौलिक अधिकार। सबसे पहले देखा दोस्तों हमने मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में दिए गए हैं और दोस्तों इनकी संख्या है वो 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और दोस्तों अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी दोस्तों। इतना आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है और इनकी संख्या 6 है दोस्तों वर्तमान में। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। एक कौन सा कम हो गया दोस्तों, वो संपत्ति का अधिकार है। उसका वर्णन आगे दिया है, हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद कौन कौन से हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाग 3 है उसका वर्णन कितने अनुच्छेदों में किया गया है दोस्तों, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक किया गया है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकार दोस्तों इनको मूल अधिकार भी बोलते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मूल अधिकार कहो या मौलिक अधिकार कहो, तो इनकी संख्या वर्तमान में 6 है और दोस्तों मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। आई होप आपको समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो मूल अधिकार है वो कम कौन सा हुआ है पहले वो देख लेते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन दोस्तों अधिनियम 1978 के उपरांत संपत्ति का मूल अधिकार है उसको हटाकर विधिक अधिकार बना दिया है दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन, पहले तो ये आता है सबसे पहले कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के उपरांत दोस्तों संपत्ति का मूल अधिकार था उसको समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया। तो 7वां मूल अधिकार कौन सा था दोस्तों, हमारा संपत्ति का मूल अधिकार था। और ये अनुच्छेद 31 में था दोस्तों। पहले कौन से अनुच्छेद था, 31 था। और दोस्तों अभी फिलहाल है वो है 300A। अभी जो विधिक अधिकार बनाया गया है वो है 300A। और दोस्तों ये कौन से भाग में है, तो ये भाग 12 में है। ये भी आप ध्यान रखना अच्छी तरह से, 12 भाग में है और अनुच्छेद 300A है दोस्तों। विधिक अधिकार बन गया है। पहले ये संपत्ति का मूल अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के उपरांत दोस्तों संपत्ति का मूल अधिकार है उसको हटाकर, यानी अनुच्छेद 31 को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और वो भाग 12 में चला गया दोस्तों। अनुच्छेद हो गया 300A, 300A। चलते दोस्तों नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 दोस्तों मैं बता दूं आपको कि नकारात्मक मूल अधिकार है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है जो नकारात्मक है। तो अनुच्छेद 15 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, क्योंकि मौलिक अधिकार है दोस्तों वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, तो 15 इसी के तहत आता है। नकारात्मक मूल अधिकार है क्योंकि यह राज्य की शक्ति को सीमित करता है। अनुच्छेद 15 के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद इतना याद रखना है आपको, अनुच्छेद 15 नकारात्मक मूल अधिकार है क्योंकि यह राज्य की शक्ति को सीमित करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इससे संवैधानिक उपचारों द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। यानी मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, इनकी रक्षा के लिए जो अनुच्छेद है वो है 32। इसको अच्छी तरह से याद रखना, अनुच्छेद 32 जिससे संवैधानिक उपचारों द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 अच्छी तरह याद रखना क्योंकि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 15 याद रखना, यह नकारात्मक मूल अधिकार है क्योंकि यह राज्य की शक्ति को सीमित करता है। और दोस्तों 31 जिसमें संपत्ति का मूल अधिकार था जिसको हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है जो अनुच्छेद 300A में चला गया है, भाग 12 में चला गया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार किस संशोधन के तहत बनाया गया, तो यह है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978।
दोस्तों पूरा पूरा याद रखना है आपको, ये काफी बार पूछा जाता है। कौन सा संविधान शोधन है? 44वां संविधान शोधन है। अधिनियम 1978 के उपरांत संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद है नंबर 4, मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। दोस्तों मूल अधिकार हैं, इनका निलंबन किया जा सकता है, लेकिन इन्हें संविधान से निकाला या हटाया नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ टा है, ये टा है दोस्तों। तो मूल अधिकार है उनका निलंबन किया जा सकता है, क्योंकि अगर बाय द वे दोस्तों युद्ध की परिस्थिति बन जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका निलंबन किया जा सकता है, लेकिन उन्हें संविधान से निकाला या हटाया नहीं जा सकता फ्रेंड्स। तो यह भी ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन इन्हें संविधान से निकाला या हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है दोस्तों विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब की बार इसके आने की पूरी उम्मीद है, चांस है दोस्तों। विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार, विदेशियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अनुच्छेद 14 दोस्तों। अनुच्छेद 14 है वो विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। 14 के बारे में आगे पढ़ेंगे दोस्तों। 14 में क्या दे रखा है? वैसे समता या समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 20 से लेकर 28 तक 22-28 अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों, इसलिए मैं आराम से लिख रहा हूं इसको कि विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद 14 है, और 14 के बाद अनुच्छेद 20 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 14 और 20 से लेकर दोस्तों 28 तक अनुच्छेद है वो विदेशियों को प्राप्त है। आप एक बार बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए दोस्तों, आगे आपके काम आने वाला है ये एग्जाम में। विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 फ्रेंड्स, जिसे समता या समानता का अधिकार भी कहते हैं। और दोस्तों अनुच्छेद 20 से लेकर 28 तक दोस्तों 20 और ये स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में नहीं आया दोस्तों, इसमें 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो आ गया दोस्तों। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, और 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये दोस्तों विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14, 22-28। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, केवल नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं, या मौलिक अधिकार कौन से प्राप्त है केवल नागरिकों को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो समता या समानता के अधिकार में ही आता है दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 भी समता या समानता के अधिकार में ही आता है दोस्तों। उसके बाद 19 है दोस्तों, वो स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद दोस्तों 29 और 30 जो हमारी संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। तो ये हमारे अनुच्छेद हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, ये हमें ही प्राप्त हैं दोस्तों, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 जो समता या समानता का अधिकार दोस्तों उसके अंतर्गत आता है। 16 भी, और दोस्तों 19 है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, और दोस्तों 29 और 30 संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है। ये अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं, और दोस्तों विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार हैं वो हैं 14 और 20 से लेकर 28 तक। आपको दोनों चीजें अच्छी तरह से याद रखनी है। चलिए दोस्तों आगे मूल अधिकारों की संख्या। अगर हम वर्तमान की बात करें तो मूल अधिकारों की संख्या दोस्तों 6 है। अगर वर्तमान की बात करें तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन दोस्तों अगर मूल संविधान की बात करें कि मूल संविधान था हमारा, उसमें मूल संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में दोस्तों अगर मूल संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों 7 थी। कितनी थी? 7 थी दोस्तों। बिल्कुल याद रखना अच्छी तरह से, यह क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और पूछा भी जाता है दोस्तों कि मूल अधिकारों की संख्या अगर वर्तमान की बात करें तो दोस्तों 6 है, और दोस्तों मूल संविधान की बात करें तो इनकी संख्या 7 थी। तो दोस्तों अब हमारा है सबसे पहले दोस्तों समता या समानता का अधिकार, यानी अभी फिलहाल 6 जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो समता या समानता का अधिकार है दोस्तों कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए।
और दोस्तों इसके अनुच्छेद याद रखने हैं, नाम याद रखना है और अनुच्छेद याद रखने हैं। उसके बाद तो डिटेल की बात आगे की है दोस्तों। तो समता या समानता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 से लेकर दोस्तों 18 तक, 14 से लेकर 18 तक दोस्तों, 14 टू 18, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार है। तो समता या समानता का अधिकार दोस्तों 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार दिया गया है। अच्छी तरह से याद रखना है आपको, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दोस्तों। मैंने यहाँ नीचे लिख भी रखा है 14 से लेकर 18 तक दोस्तों। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूं 14 की, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 है दोस्तों वो विधि के समक्ष समता है। किसके समक्ष? विधि के समक्ष। मत जो विधि है यानी कानून है, कानून के समक्ष समता है। कानून के समक्ष समता का मतलब है कि कोई बड़ा या कोई छोटा या कोई ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब नहीं है। विधि के समक्ष सबको समता है दोस्तों, सब बराबर हैं। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 की बात करें दोस्तों तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा, कोई भेद नहीं किया जाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं दोस्तों भेद नहीं, मैं इतना ही लिख रहा हूं भेद नहीं। लेकिन आप अच्छी तरह से समझ लो इसको कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 15 में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि धर्म है, कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कौन सा इसका लिंग है या कौन सा इसका जन्म स्थान है, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों औरत और आदमी है उन दोनों को समान माना गया है, जन्म समान माना गया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो दोस्तों, राजस्थान से हो या हो तमिलनाडु से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कोई भेद नहीं किया जाएगा। कौन से धर्म का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का हो सकता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 14 है वो है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 दोस्तों उसमें भेद नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर हैं। अनुच्छेद 16 दोस्तों नियोजन की लोक नियोजन है, उन्हें अवसर की समानता दी जाएगी दोस्तों। ये भी ध्यान रखना 16 अवसर, 16 अवसर मिले उस आदमी को। कितने अवसर मिले? 16 अवसर मिले। तो यहाँ दोस्तों अनुच्छेद 16 है वो अवसर की समानता है। अवसर की समानता से मतलब दोस्तों कि कोई टीचर की तैयारी कर रहे हैं आप, तो अवसर की, ये कोई भी विकलांग हो सकता है तो उसको भी नौकरी मिलेगी नंबर के हिसाब से दोस्तों। ये बात अलग है कि कुछ से एक को कोटा दिया गया है तो वो उन जातियों को दिया गया है जिनको आगे बढ़ा सकें, है तो गलत दोस्तों, लेकिन फिलहाल चल रहा है, अच्छी बात है। तो इन्हें अवसर की समानता है कि सबको समान अवसर दिए जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 है दोस्तों वो अवसर की समानता से संबंधित है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। दोस्तों 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 17 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो दोस्तों ये है छुआछूत से संबंधित। किससे? छुआछूत। दोस्तों छुआछूत पहले ज़्यादा थी और आजकल फिलहाल इसको बंद कर दिया है दोस्तों, क्योंकि हमारे मूल संविधान में भी यह जिक्र किया गया है कि छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न किसी से छुआछूत की जाएगी। यानी अस्पृश्यता का अंत हो गया दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत हो गया। छुआछूत है मतलब कोई गरीब आदमी है तो ऐसा अमीर इसको ऐसे नहीं कर सकता कि मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा या कुछ कर दूंगा, तो इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो छुआछूत याद रखना। ये पूछा जाता है कि अस्पृश्यता, छुआछूत का दूसरा नाम है दोस्तों अस्पृश्यता। चलो मैं लिख ही देता हूं, आपको वैसे पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। एस और दोस्तों प्रेष्यता, तो अस्पृश्यता या छुआछूत निषेध है दोस्तों अनुच्छेद 17 के तहत। ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 18 है दोस्तों, उसके तहत जो कोई भी जो पुरस्कार दिए गए हैं उनसे संबंधित है दोस्तों, कि भारत सरकार द्वारा कोई भारत रत्न दिया गया है या पद्म भूषण या पद्म विभूषण दोस्तों, पद्म श्री, महावीर चक्र या कहें कि वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों पुरस्कार से संबंधित है। क्या है? पुरस्कार से संबंधित है दोस्तों, पुरस्कार से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो सबसे पहले समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दे रखा है दोस्तों। अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 15 है दोस्तों कि धर्म, मूल, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 16 है दोस्तों, लोक नियोजन का अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 है, उसमें छुआछूत या जो अस्पृश्यता है उसका अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 है दोस्तों, उसमें पुरस्कार से संबंधित हैं कि कोई परमवीर चक्र है या भारत रत्न चक्र है, पद्म विभूषण, पद्मश्री चक्र है आदि पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों, ये अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। और इसकी अगर सही बात करें तो दोस्तों ये शैक्षिक जो उपाधि है उसका निषेध है, शैक्षिक उपाधियों का निषेध है दोस्तों। तो अनुच्छेद 18 शैक्षिक या शनि सत्र की अतिरिक्त उपाधि का निषेध है दोस्तों। अब चलते हैं, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले 19 की बात करें तो इसके लिए नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। कितनी है दोस्तों? 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। पहले मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी दोस्तों, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है, उसके तहत एक स्वतंत्रता है वो हटा दी गई है और इस प्रकार बाकी बची 6 स्वतंत्रताएं दोस्तों, वो 6 स्वतंत्रताएं हमें दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। तो कौन कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले मैं बात करूं तो व्यक्ति को सबसे पहले भाषण की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी आप चीज व्यक्त करना चाहो, बोलना चाहो तो दोस्तों आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं। अगर सेकंड की बात करें दोस्तों तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। हम शांतिपूर्ण कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, सभा बुला सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों करें तो संघ या संगठन बनाने की शक्ति है, ये भी हमें अधिकार दिया है कि हम कोई भी संघ या संगठन बना सकते हैं। और दोस्तों आगे बात करें तो हमें आवागमन की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं दोस्तों। अगर 5वीं की बात करें तो हमें निवास की स्वतंत्रता है, कहीं भी देश में निवास कर सकते हैं। और दोस्तों एक जम्मू कश्मीर से अपवाद था वो भी अब समाप्त कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2020 के बाद दोस्तों, 2019 के बाद इसको समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर है उसको भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। पहले राज्य था और एक अलग देश टाइप राज्य था दोस्तों, लेकिन अभी 370 धारा है वो तोड़कर ये काम कर दिया है। तो देश में हम कहीं भी निवास कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारी स्वतंत्रता है। उसके बाद देखें दोस्तों तो सभी को रोजगार और जीविका की स्वतंत्रता है, कहीं भी रोजगार कर सकता है आदमी, कहीं काम कर सकता है। तो ये स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। तो मूल संविधान में दोस्तों नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 20 के बारे में हमें पढ़ना है। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है इसके बारे में हम देखना है। तो अनुच्छेद 20 है दोस्तों, वो कहता है कि अपराध है उनके दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराध दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है दोस्तों। तो यहां लिखता हूं मैं दोषसिद्धि, दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है दोस्तों। दोषसिद्धि, दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है दोस्तों अनुच्छेद 20 में। और दोस्तों अगर बात करें 21 में तो 21 की है दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण 21 में प्राण है और दैहिक स्वतंत्रता है दोस्तों। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता ये दी गई है अनुच्छेद 21 में। और दोस्तों अनुच्छेद 21 कै भी जोड़ा गया है। 21 में तो हमें प्राण या दैहिक स्वतंत्रता है दोस्तों। क्या थी? पहले सिर्फ जीने की स्वतंत्रता थी, हमारे शरीर बचाने की स्वतंत्रता थी, लेकिन जो अनुच्छेद 21 का है दोस्तों वो जोड़ा है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 दोस्तों, ये याद रखना 86वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किसमें? 21 कै में। ये भी आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है और ये दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक अवश्य करना दोस्तों। तो आप से पूछे कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा है या किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो दोस्तों निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, उसके अंतर्गत किया गया दोस्तों। और ये 1 दिसंबर 2002 की बात है दोस्तों, तब संसद द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों संविधान में नया संशोधन कौन सा जोड़ा गया, 21 क जोड़ा गया। और पहले दोस्तों ये एक मौलिक कर्तव्य था, मूल कर्तव्य था जो 51 क से संबंधित है, उसमें दोस्तों एक नया वाक्यांश है वो के जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों, जिसमें के जोड़ा गया। और अनुच्छेद 45 है उसमें संशोधन किया गया। नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 45, उसमें संशोधन किया गया। और दोस्तों ये जोड़ दिया गया 21 क में, क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाए। ओके दोस्तों, और हमने 51 के बारे में पढ़ा था कि ये माता पिता का सुरक्षा का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हैं उनको स्कूल भेजें। तो ये हमारा 51 का है वो दोस्तों कर्तव्य है जो मूल कर्तव्यों में दिया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 45 है वो नीति निर्देशक तत्व, इसमें संशोधन किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है जो हमारा नीति निर्देशक तत्व था दोस्तों। चलो एक साथ में बात और बता देता हूँ दोस्तों कि आरटी 2009 है उसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह अधिकार लागू किया गया है आरटीई यानी निःशुल्क शिक्षा 2009। और दोस्तों ये 2009 है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ये भी ध्यान रखना। काफी बार पूछा जाता है दोस्तों आरटीई के संबंध में पूछा जाता है कि आरटी 2009 कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों ये लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। और दोस्तों राजस्थान की बात करें तो ये किया गया था 29 मार्च 2011। कब, 29 मार्च 2011, 29 मार्च 2011, ये हमारा 29 मार्च 2011। तो राजस्थान में दोस्तों जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार है उनका 29 मार्च 2011 को कौन सा 2011 अधिनियम है वो लागू किया गया। और आरटी 2009 है दोस्तों वो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हो गया। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि बिना कारण बताए कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले दोस्तों एक बार अंग्रेजों ने रूल चलाया था कि आप कोई कारण नहीं पूछना, सिर्फ बंदी बनाओ, शक के आधार पर बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन हमारे संविधान में ये चीज दिया गया, इसीलिए दिए दोस्तों कि बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, यानी हमारे न्यायालय में पेश करना होगा 24 घंटे के भीतर। पहली बात दोस्तों अनुच्छेद 22 कहता है कि बिना कारण बताए कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। और यदि दोस्तों कारण बता कर गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो एक बंदी व्यक्ति है उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 22 दोस्तों। तो स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है 19, 20, 21, 22 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 दोस्तों, दो ही हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। तो सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जाता है दोस्तों सबसे पहले कि समता या समानता का अधिकार है, उसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो 14 से 18 हैं। अगर स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों उसमें कौन से अनुच्छेद हैं, तो 19 से 22 हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो वो है अनुच्छेद 23 और 24 दोस्तों। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार और नहीं किया जाएगा। और दोस्तों छोटे छोटे बच्चे उनसे काम लिया जाता है वो भी नहीं लिया जाएगा। अगर 14 साल से कम बच्चा है तो उसको काम पर नहीं रखा जा सकता, ये बात भी कहता है। तो ये शोषण है हमारा, और जो दोस्तों उसका पूरा वेतन भी मिलेगा, ये बात भी कही है कि मानव के साथ दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। और जो बाल श्रम करते हैं दोस्तों वो भी निषेध कर दिया गया, वो किया है अनुच्छेद 23 के तहत, यानी शोषण नहीं किया जाएगा किसी का।
शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार या बाल श्रम पर निषेध है, उसका मानव का आदमी का व्यापार भी नहीं किया जा सकता दोस्तों। काम करवाया है तो उसका पूरा पैसा भी देना होगा। अनुच्छेद 24 है दोस्तों। अनुच्छेद 24 कहता है कि जो हमारे कारखाने वगैरह हैं यानी खान हैं उनमें बालकों को नहीं रखा जा सकता। 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको नहीं रखा जा सकता। और दोस्तों कोई कारणवश मतलब 14 से ऊपर रखे जा सकते हैं तो उनको पैसा भी देना होगा, पूरे पैसे देने होंगे दोस्तों। तो उनके घंटे भी कम है दोस्तों, पूरे 8 घंटे काम नहीं लिया जाता उनसे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यही कहता है कि अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखान और खान हैं उनमें बालकों से काम नहीं लिया जाएगा। और अनुच्छेद 23 कहता है दोस्तों कि 14 साल से कम बच्चे हैं उनसे तो काम लिया ही नहीं जा सकता। इनके अलावा मानव का दुर्व्यापार होता है दोस्तों, वो भी नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे अनुच्छेद 23 और 24 दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और हमारी वीडियो है तो उसको दोस्तों आप लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले दोस्तों, हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनानी शुरू करें। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, क्योंकि हमने 23-24 पढ़ा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों वो है 25 से 28 तक, 25 से लेकर 28 तक है दोस्तों। अनुच्छेद 25 क्या कहता है दोस्तों कि अनुच्छेद 25 यह कहता है कि धर्म है, धर्म में विश्वास कर सकता है कोई भी आदमी, या धार्मिक कार्य धार्मिक प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक धर्म से संबंधित है दोस्तों, धार्मिक कार्य कर सकता है। धार्मिक कार्य हमारा मतलब है कुछ दोस्तों जैसे सिख धर्म है उसमें जो कटार रखी जाती है वैसे कटार तलवार वगैरह रखना जो लीगल नहीं होता दोस्तों, लेकिन जो सिख हैं दोस्तों उनको कटार रखने का अधिकार दिया गया है क्योंकि ये इनका धर्म से संबंधित मामला है। इसलिए दोस्तों ये भी आया जाता है कि अनुच्छेद 25 है वो सिख हैं उसके तहत धार्मिक कटार रख सकते हैं। धार्मिक कटार दोस्तों ये नहीं है कि हाथ में तलवार ले ली, यानी जो कटार रखते हैं वो अनुच्छेद 25 के तहत रख सकते हैं। उनको धार्मिक स्वतंत्रता है कि वह धर्म में अपने विश्वास रखते हैं और धर्म से संबंधित चीज रख सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों धर्म का कार्य कोई भी धार्मिक कार्य किया जा सकता है, धर्म का प्रचार भी किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 25 के तहत है दोस्तों। अब अनुच्छेद आता है 26। कोई भी धार्मिक मामला है दोस्तों उनका प्रबंध करने का अधिकार है, या चंदा वगैरह मांगते हैं और कोई प्रबंध करना है तो दोस्तों ये अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किया जा सकता है। धर्म से संबंधित कोई भी मामला है उसको किया जा सकता है अनुच्छेद 26 के तहत दोस्तों। अनुच्छेद 25 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 27 है दोस्तों, वो कहता है कि किसी आदमी को धर्म के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या कहता है कि कोई भी आदमी है उसको धर्म के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई अगर हिंदू है तो जरूर नहीं है कि इसको ज़बरदस्ती सिख बनाया जाए, कोई भी सिख है तो इसको जरूर नहीं है ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जाए। तो दोस्तों मुस्लिम है उसको ज़बरदस्ती ईसाई नहीं बनाया जा सकता, वो अगर खुद सहमत है तो दोस्तों बन सकता है। तो अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कोई अपना निजी करे दोस्तों, धर्म से संबंधित करे तो कर सकता है, लेकिन सरकार द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ बात आती है धार्मिक शिक्षा की, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी वो भी सरकारी स्कूलों में। ये नहीं है कि हमें हिंदू हैं तो हिंदू से संबंधित पाठ्य पढ़ा दिया कि आप हिंदू हो ऐसे करो वैसे करो। तो दोस्तों धर्म से संबंधित शिक्षा सरकारी स्कूलों में नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा संस्कृति या शिक्षा का अधिकार दोस्तों। संस्कृति या शिक्षा का अधिकार है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण की बात कही गई है दोस्तों। यह है अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों की बात कही गई है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक दोस्तों, अल्पसंख्यक जो हैं आप जानते हैं, अल्पसंख्यक जो जैसे जैन है, हिंदू है, हिंदू तो खूब है दोस्तों, अल्पसंख्यक जाति है कोई
तो मुस्लिम है दोस्तों, वो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक है उनके हितों की रक्षा। दोस्तों जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी भाषा है, जो लिपि है, या अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा अधिकार है। वो अपनी संस्कृति के हिसाब से काम कर सकते हैं दोस्तों, उनकी रक्षा करने का अधिकार है। तो कौन से वर्ग को? अल्पसंख्यक वर्ग को दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा नंबर धारा जो 30 है दोस्तों, अनुच्छेद 30 है, उसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी जो शिक्षण संस्था है उसकी स्थापना या प्रबंध कर सकते हैं दोस्तों। यानी कोई भी शिक्षण संस्था है उसकी स्थापना अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा भी की जा सकती है। कौन सी? शिक्षण संस्था की दोस्तों, शिक्षण संस्था की स्थापना की जा सकती है, उनका प्रबंध भी किया जा सकता है दोस्तों। शिक्षण संस्था है उसकी स्थापना की जा सकती है अनुच्छेद 30 के तहत दोस्तों। अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपनी इच्छा के अनुसार उनकी शिक्षण संस्था है दोस्तों, उनकी स्थापना की जा सकती है, उनका प्रबंध करने का अधिकार उन्हें है। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 31, जो दोस्तों आपको पता भी है कि अभी निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 है वो निरस्त कर दिया गया दोस्तों। 31 है वो अभी निषेध कर दिया गया है। 31 निषेध आपको पता है कि 44वां संविधान शोधन अधिनियम 1978 दोस्तों, उसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था और वो निरस्त कर दिया गया है। तो 31 अभी नहीं बचा है, पहले ये 31 था दोस्तों, अभी ये 300A हो गया है। 300A हो गया है दोस्तों। पहले संपत्ति का अधिकार था, वो मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान शोधन अधिनियम 1978 के उपरांत दोस्तों संपत्ति का मूल अधिकार है उसे हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है और 31 ये निरस्त कर दिया गया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये पहले संपत्ति से संबंधित था। नेक्स्ट हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आगे खिसका देता हूं दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। 32 और 33 दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। 32 और 33 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। 32 और 33 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 32 दोस्तों मौलिक अधिकार है, उनके संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जारी कर सकता है। और दोस्तों 31 के बारे में एक और बताऊंगा आपको कि अब 31 है उनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं मिल सकता। अब वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय से ही अपने अधिकार प्राप्त कर सकता है। पहले उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको अधिकार मिल जाता था, लेकिन दोस्तों अब अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट से यानी उच्च न्यायालय से ही उन्हें अपना अधिकार मिल पाएगा। तो अनुच्छेद 32 और दोस्तों 32 और 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 कहता है कि मौलिक अधिकार उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। और वो आदेश कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूं बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों एक मैं आपको जो हिंदी में हमारी शब्दावली आती हैं, अगर हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों, कोई भी आप दूसरी तैयारी भी कर रहे हैं तो इनकी इंग्लिश जरूर याद रखना दोस्तों। तो इसको कहते हैं हीबीज कॉर्प्स दोस्तों, HEBEAS हीबीज कॉर्प्स दोस्तों, CORPUS ये दोस्तों HEBEAS हीबीज CORPUS हीबीज कॉर्प्स, इन्हें कहते हैं दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब दोस्तों किसी व्यक्ति है उसको अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर जो जारी किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को आप निरोध में नहीं रख सकते, बंदी नहीं रख सकते। और दोस्तों बंदी बनाया है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट के सामने पेश करना होगा। कोर्ट के सामने मतलब दोस्तों जहाँ कोर्ट चलती है, जज बैठता है, उनके सामने वही फैसला देंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं दोस्तों हीबीज कॉर्प्स। और बंदी प्रत्यक्षीकरण से मतलब है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता या बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। दोस्तों फिर है हमारा परमादेश रिट। परमादेश दोस्तों कहते हैं जो मैंडेम्स होते हैं उनको कहते हैं MAN। सबसे पहले दोस्तों MAN DAMUS ये आपको बोल के बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसकी राइटिंग है वो क्लियर नहीं है, इसलिए परमादेश रिट है दोस्तों, उसको बोलते हैं मैंडेम्स। MANDAMUS मैंडेम्स दोस्तों, परमादेश रिट। ये काफी शब्दावली पूछी जाती है दोस्तों,
तो मेंडेलिव्स क्या होता है, परमादेश रीट क्या होती है कि कोई भी जो कर्तव्यों का पालन करने से जारी से संबंधित है दोस्तों, कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा सार्वजनिक का कर्तव्य है उनका पालन न करने पर जो जारी किया जाता है कि कोई भी अधिकारी सार्वजनिक कार्य नहीं करता है दोस्तों, उसका जो ड्यूटी है वो नहीं करता है, तो इसके विरुद्ध दोस्तों परमादेश रीट जारी की जाती है। उसके बाद है दोस्तों जो प्रतिषेध लेख है वो है प्रोहिबिशन, PRO दोस्तों, प्रो, याद रहिएगा PRO। हिबिशन दोस्तों HIBITION, HIBITION दोस्तों, ये इंग्लिश में नाम आप जरूर याद रखना। प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध लेख हो दोस्तों, इससे मतलब है मना करना, प्रतिषेध यानी मना करना। तो ये अधीन न्यायालय है दोस्तों, इसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। जो कोर्ट होती है, इनके अधीन कोर्ट होती है, उनके विरुद्ध जारी की जाती है प्रोहिबिशन रिट दोस्तों, प्रतिषेध लेख। उसके बाद है दोस्तों उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख को बोलते हैं दोस्तों, देखो मैं आपको बता देता हूँ, CERT, सबसे याद रखना दोस्तों CERT। फिर है दोस्तों RARI, ठीक है दोस्तों, ये तो ये है कैटेगरी दोस्तों। कैटेगरी है उसको कहते हैं उत्प्रेषण लेख, कैटेगरी यानी उत्प्रेषण लेख दोस्तों। और दोस्तों जो कार्य पूर्ण हो जाता है तो कोर्ट है वो कागज मंगवाती है, जो उसके ऊपरी कोर्ट होती है दोस्तों उससे कागज मंगवाती है और उसकी जांच की जाती है। तो ये भी दोस्तों अपने जो नीचे की कोर्ट होती है उसके विरुद्ध जारी की जाती है। उत्प्रेषण लेख दोस्तों और प्रतिषेध लेख है, ये उन अपनी कोर्ट होती है नीचे की, उनके विरुद्ध जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय कहें दोस्तों, उनके विरुद्ध जारी की जाती है। और दोस्तों फिर है अधिकार पक्षा, क्यूओ वारंटो, क्यूओ वारंटो दोस्तों, क्यूओ वारंटो, WAR दोस्तों, RRANTO वारंटो, क्यूओ वारंटो, क्यूओ दोस्तों, वारंटो WARRANTO, क्यूओ वारंटो है कि तुम्हें क्या अधिकार है। क्यूओ वारंटी का मतलब दोस्तों तुम्हें क्या अधिकार है। ये रिट उस आदमी के विरुद्ध जारी की जाती है जो लोकपद को धारण तो कर लेता है लेकिन उसे धारण करने का अधिकारी नहीं है दोस्तों। उस लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी नाजायज पद को धारण कर लेता है लेकिन उसका अधिकार उसके पास नहीं है, उसको बोलते हैं दोस्तों अधिकार पक्षा, ये उसके विरुद्ध जारी की जाती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 33 दोस्तों, जो सशस्त्र बल हैं उनका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 33 दोस्तों सशस्त्र बल हैं उनका मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों इन्हें सशस्त्र बल, ये देखो दोस्तों अनुच्छेद 33 है वो सशस्त्र बल से संबंधित है दोस्तों। इनका निलंबन दोस्तों आपातकाल में किया जा सकता है दोस्तों। ये 34-35 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपको अनुच्छेद 32 याद रखना है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखना। और दोस्तों अनुच्छेद 34 है वो भी सेना विधि के लागू होने की स्थिति में किया जाता है, जो मूल अधिकार है उनका निलंबन किया जा सकता है। सेना विधि के सेना विधि है दोस्तों उनके लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 34 है वो निलंबन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 है दोस्तों वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले है गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद। आपको इतने याद रखना है कि गोलकनाथ है वो 1967 में दोस्तों। एक चीज तो यह याद रखनी है कि गोलकनाथ है वो पंजाब से संबंधित है और 1967 में हुआ था दोस्तों। इसमें क्या हुआ था कि इसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकार है उनमें संशोधन नहीं कर सकते दोस्तों। सिर्फ इतनी सी बात कही है कि संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं, ये हमारा संशोधन दोस्तों, और इसमें नहीं शब्द और जोड़ देना, संशोधन नहीं। कौन कहता है दोस्तों, ये गोलकनाथ है बनाम पंजाब वाद, जिसमें संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। कौन दोस्तों, संसद।
ये भी आप साथ में ध्यान रखना। संसद है वो उनमें संशोधन नहीं कर सकती है दोस्तों, इनमें मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये कहा है गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद। एक पंजाब में वाद हुआ था दोस्तों, इसका नाम दिया गोलकनाथ, और ये 1967 की बात है दोस्तों। तब कोर्ट ने कहा था कि संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। दूसरा है दोस्तों केशवानंद बनाम केरल राज्य। केशवानंद बनाम केरल राज्य दोस्तों, इनमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में संसद है उनको संशोधन करने का अधिकार तो दिया है, लेकिन ये मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। क्या दोस्तों, ये मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। मूल ढांचा नो चेंज, मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता है दोस्तों, कि संसद है वो संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसको मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। नेक्स्ट है दोस्तों मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। 1980 की बात है दोस्तों, 1980 में है। तो इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की सर्वोच्च स्थिति निर्धारित की गई है। मौलिक अधिकार है उनकी सर्वोच्च स्थिति निर्धारित की गई है दोस्तों। मौलिक अधिकार है दोस्तों, उनकी सर्वोच्च स्थिति निर्धारित की गई है। तो दोस्तों मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, इसमें कहा गया दोस्तों मौलिक अधिकारों की सर्वोच्च स्थिति है वो निर्धारित की गई है। दोस्तों ये हमारे आज का टॉपिक था मूल अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार भी बोलते हैं दोस्तों, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों, बिल ऑफ राइट्स। ये भी ध्यान रखना, बिल ऑफ राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। ये ध्यान रखना दोस्तों, अमेरिका से लिए गए हैं। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, और इस वीडियो को आप दोस्तों लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना, और हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। इसी के साथ में दोस्तों आपका धन्यवाद, और फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।